नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में अक्सर हम विमर्श करते हैं और ढेर सारी अंदर खाने की ऐसी जानकारी जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सभी 11 की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। पुराने सीटिंग 2 एमपी को छोड़ के 7 एमपी की जैसे सीटें काटी गई और 11 में से 9 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। उसके बाद स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई है किस तरह से भाजपा यहाँ आक्रामक अंदाज में नए मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी इसे लेकर खासा दबाव है और कांग्रेस भी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जिस तरह से कैंडिडेट का चयन कांग्रेस में किया जा रहा है, जिस तरह से खासकर साहू समाज को पटाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर से सिर्फ एक ही साहू प्रत्याशी तोखन साहू के रूप में दिया। पूर्व विधायक है। साहू समाज की ये मांग है कि छत्तीसगढ़ से 2 साहू प्रत्याशी दिए जाएं। आमतौर पर ऐसा होता भी है, विभिन्न समाज के लोग अधिक से अधिक मांगे करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे में गहराई से समझना होगा कि कोरबा से सरोज पांडे के लिए किस तरह की अलग रणनीति अपनाई गई है और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता से निपटने के लिए किसे मैदान में उतारने की तैयारी की है। तमाम ऐसी बातों को समझने से पहले पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के घोटालों के बारे में भी हमें समझना होगा, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ऐसे मुद्दे जो सीधे जन सरोकारों से जुड़े हैं, इन मुद्दों को समझने के साथ कोयला, शराब और महादेव सट्टा ऐप का घोटाला तो चुनाव के पहले से चल रहा था। सीजीपीएससी का भी मामला काफी तूल पकड़ा। गोठान का मामला, गोठान घोटाला भी सबके सामने आया, किस तरह से 1300 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ। ताजा मामला राजू मितान क्लब का है, जो 13,000 से ज्यादा की संख्या में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में बनाए गए थे। यहाँ किस कदर का घोटाला हुआ, किस तरह से 15 से 40 साल के युवाओं के लिए बंदरबाट किया गया, किस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर यहाँ न केवल शराबखोरी हुई बल्कि बिना ऑडिट के खुल्लम खुल्ला 132 करोड़ रुपए बांट दिए गए, कथित रूप से 13,242 क्लब के लिए। ये वो क्लब थे जो राजीव गांधी के नाम पे थे। जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे। और साथ में समझने वाली बात है कि आखिर ऑडिट क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि इसमें काफी रसूखदार लोग शामिल थे। खेल एवं युवा कल्याण मामलों के जो सचिव हैं, वो सचिव ही इसके पदेन सचिव होते थे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल, पुराने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बाबा, शिव कुमार डहरिया, छाया वर्मा, देवेंद्र यादव सरी के ऐसे चर्चित लोग इससे जुड़े हुए थे, जहां ऑडिट का तो सवाल ही नहीं उठता। लूट खसोट की जहां खुली छूट मिली हुई थी, ऐसे ही कारणों से शायद ऑडिट नहीं होती रही है। और मौजूदा समय में खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ गलत कामों के लिए पैसे खर्च किए गए। ऐसी बयानबाजी का असर तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। राजभवन ने जमीनी स्तर पर काफी पड़ताल की है। आने वाले दिनों में इसके बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को समझने से पहले एक उदाहरण मैं आपको और बताऊंगा। ये मामला दुर्ग का है। दुर्ग का तकियापारा जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ एक संकुल केंद्र के प्रभारी हुआ करते थे। नाम था नौशाद खान। अक्टूबर 2022 में इनका एक और मुस्लिम बाहुल इलाके फरीदनगर भिलाई में ट्रांसफर हो गया। ये आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रतिनियुक्ति से लाए गए थे। 2012 में इनकी नियुक्ति को अवैध मान लिया गया था। बावजूद इसके तकियापारा के मुस्लिम इलाके से हटाकर उस समय के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की जानकारी में इन्हें फरीदनगर पदस्थ किया गया। लेकिन आज की तारीख तक समस्त हस्ताक्षर यही करते हैं। और संकुल केंद्र के सर्वे सभा जो जिले के प्रभारी हैं, जिनका नाम निजाम है, ये निजाम और नौशाद दोनों मिलकर अपने हस्ताक्षर से संकुल केंद्र के पैसे का बंदरबाट या उसका संचालन करते रहे, जबकि इन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वहां एक नई प्राचार्य सुश्री आशा टेकाम की नियुक्ति हो गई है। ऐसे उदाहरण से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में कोई भय नहीं था। प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान और निजाम को लग रहा होगा कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से रिपीट हो जाएगी और उनके ऊपर मोहम्मद अकबर जो प्रभारी मंत्री थे, उनका वरद हस्त होगा। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता
होगा। आर्थिक अनियमितता का एक गंभीर मामला है। हैरानी की बात है कि इसकी बाकायदा शिकायत हुई है। शिकायतकर्ता के रूप में मैंने खुद ये शिकायत प्रस्तुत की है। ये उदाहरण है। इसी तरह राजीव गांधी मितान क्लब में भी कोई ऑडिट नहीं हुआ, जमकर बंदरबाट होता रहा, आर्थिक घोटाला होता रहा। आमतौर पर होता है कि कोई सरकारी आदमी जब आर्थिक अनियमितता की शिकायत का दोषी पाया जाता है तो उसे फौरन पद से हटा दिया जाता है, लेकिन ऐसा मौजूदा समय में भी हो नहीं रहा है। इन सब बातों से आगे हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की जो चर्चा कर रहे थे उसे भी जानना समझना बहुत जरूरी है, जो कि सीधे तौर पर आम जन सरोकारों से संबंधित है, जो कि सीधे तौर पर आपके जनजीवन को प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने 11 के 11 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। इसके लिए माना जा रहा था कि कोई ढंग का प्रत्याशी सामने आना नहीं चाह रहा है। पहले ही टी.एस. सिंहदेव बाबा हाथ झटक चुके हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा भी है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे, जो संभावनाओं की सूची है, उसे भी हमें समझना होगा कि आखिर कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, जिनके नामों की चर्चा हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के आसपास यानी 7 तारीख के बाद कभी भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर जल्दी से अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। आचार संहिता कब लगेगी, इस बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। महतारी वंदन का इससे क्या संबंध है और कैसे किसानों के अंतर की राशि को अभी दिया जाना बाकी है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी। फिलहाल कांग्रेस के 11 सीटों में प्रत्याशियों की सूची के बारे में आप भी जान लीजिए कौन कौन से नेता संभावनाओं की सूची में शामिल हैं। बस्तर से दीपक बैज, लखेश्वर बघेल के अलावा रायपुर से राकेश गुप्ता, सुशील आनंद शुक्ला, डिगेश्वरी वर्मा, चौआराम वर्मा, रविंद्र चौबे, राजनांदगांव से पुराने सीएम भूपेश बघेल, महेश चंद्रवंशी, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और भोलाराम साहू के नाम की चर्चा है। इसी तरह कांकेर से वीरेश ठाकुर, नरेश ठाकुर, शिशुपाल सिंह शोरी, फूलो देवी नेताम और अनिला भेड़िया के नामों की चर्चा है। महासमुंद से धनेन्द्र साहू, तामध्वज साहू, राजेश तिवारी, गुरमुख सिंह होरा, देवेंद्र बहादुर सिंह और उमेश साहू के नामों की चर्चा है। जबकि दुर्ग से राजेंद्र साहू, इनकी प्रबल संभावना है, ये तो जमीनी स्तर पर तैयारी कर ली है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। इसके अलावा पुरानी विधायक प्रतिमा चंद्राकर, तामध्वज साहू जो मंत्री रहे हैं, नीता लोधी जो भिलाई की पहली महापौर थी, इनके अलावा कोरबा से ज्योत्सना महंत जो कि सिटिंग एमपी है, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, जो जय सिंह अग्रवाल पुराने मंत्री हैं। इसी तरह सरगुजा से शशि सिंह, अमरजीत भगत पुराने मंत्री, प्रेम सिंह साय टेकाम पुराने मंत्री हैं। इन 3 नामों की चर्चा है। रायगढ़ से सारनाथ सिदार, श्रवण सिदार, लालजीत सिंह राठिया, रानी जयमाला सिंह और अमरजीत भगत के नामों की चर्चा है। जबकि जांजगीर चांपा से डॉक्टर मेनका जयमाला सिंह, पी.आर. खूंटे, शिव डहरिया, रमेश पैगवार, राइस किंग खूंटे, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और बिलासपुर से पुराने डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, संतोष कौशिक, शैलेश पांडे जो पूर्व विधायक थे, रामचरण यादव, राम शरण यादव और राजेंद्र शुक्ला, इन नामों की चर्चा है। इस तरह से कांग्रेस ने मिला जुला के कुल 150 नामों की एक सूची भेजी है। बीती 27 जनवरी को रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। वहां एक मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आराम से सूचियों को अंतिम रूप देना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के रणनीतिकारों के माथे पर बल ला दिया है। खासकर बृजमोहन अग्रवाल जो एक कद्दावर नेता थे, लगातार 8 बार रायपुर से जीतने के बाद अब जब केंद्र की राजनीति की ओर जा रहे हैं, वहां से पशोपेश वाले हालात कांग्रेस के लिए हो गए हैं। और कोरबा से जहां ज्योत्सना महंत सिटिंग एमपी हैं, उनके मुकाबिल में सरोज पांडे को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही रणनीति चली है। सरोज पांडे की भूमिका को लेकर हालांकि कांग्रेस कभी भी ज्यादा आक्रामक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती, ये राजनीति के जानकार अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन सरोज पांडे आक्रमण का कोई मौका नहीं छोड़ती। खासकर राहुल गांधी के विरुद्ध उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां कई बार की है। लगातार वो चुनाव प्रचार में मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता सोशल मीडिया में शुरुआती दौर में जिस तरह से उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, वहां से तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। साहू समाज की एक बैठक भिलाई में हुई, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साहू भी आए हुए थे। उन्हें भी सामाजिक स्तर पर काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल साहू समाज चाहता है कि पहले की तरह छत्तीसगढ़ में 2 साहू उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से
उतारे जाए, ऐसा ही दबाव कांग्रेस के ऊपर ही बनाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से खुलकर जातिवाद की बात कर रहा है, और खासकर राहुल गांधी, ऐसा कोई मौका नहीं होता जो जातिवाद के बारे में अपने भाषण न दे। लगातार वो अपने स्टैंड से हटते जा रहे हैं। पहले वो जातिवाद का विरोध करते रहे, लेकिन अब खुलकर वो कहते हैं कि फलाने समय में फलानी जाति का व्यक्ति होता था, और ओबीसी को खास करके जिस तरह से वो चर्चा में लाते हैं, जिस तरह से अलग अलग ढंग से विभिन्न मंचों पर राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, उनके कारणों को देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां विधानसभा चुनाव से पहले दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तमाम सर्वे एजेंसियों से अलग जाकर हमने कई बार इस बात को दावे से कहा था कि भाजपा की ही सरकार आएगी। हमारे अपने स्रोत काफ़ी पुख्ता और मजबूत है। फिलहाल एक नई जानकारी जो सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान ज़्यादा फोकस करने का मन बनाया है जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन लगातार बैठकें ले रहे हैं। तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक के दौरान वे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जिस तरह से पार्टी के प्रभारी ओम माथुर लगातार बड़े बड़े टास्क देते हैं, उनकी नीतियों से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कुछ नए अंदाज में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। पहले से कई ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब मुद्दों की बात करती है, खासकर जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे बड़े मुद्दे जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। फिलहाल महतारी वंदन योजना को जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश 8 मार्च तक हो चुकी है। महाशिवरात्रि का दिन होगा, महिला दिवस होगा, ऐसे खास मौके पर 70 लाख जो आवेदन आए उसमें से महज कुछ ही हजार यानी 11,000 के आसपास आवेदन ही निरस्त माने गए हैं और सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। ऐसे में अचानक जब 1,000 रुपए छत्तीसगढ़ की महिलाओं के अकाउंट में आएंगे तो जाहिर तौर पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की देखा देखी दिल्ली सरकार ने भी शुरू की है। कल ही दिल्ली के विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसे लेकर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बता रहे थे कि हमने पहली बार ये प्रयोग किया है। शायद उनकी जानकारी नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ इस मामले में केजरीवाल से कहीं आगे निकल चुका है। और ऐसी ही देखा देखी हिमाचल प्रदेश में भी हुई, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट के दौरान 1,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है। ऐसी ही देखा देखी वाली मुफ्त की राजनीति देश के लिए कितनी बेहतर होगी, इसका अध्ययन करना होगा। फिलहाल जब हम चर्चा छत्तीसगढ़ की कर रहे थे तो आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस बार बहुत ज्यादा मजबूती से जाने वाला है, काफी होमवर्क किया जाने वाला है। ऐसे क्षेत्र जहां विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हार हासिल की थी, उन विधानसभाओं की सूची में लैलूंगा, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, कोटा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर, सक्ती, चंद्रपुर, जयजयपुर, पामगढ़, सरायपाली, खल्लारी, बिलाईगढ़, कसडोल, भाटापारा, बृंदानवागढ़, सिहावा, धमतरी, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, पाटन, भिलाई नगर, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मोला, मानपुर, भानु प्रतापपुर, बस्तर, बीजापुर और कोंटा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा। किस तरह का ध्यान रखा जाएगा, किस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट होगा, यह भी समझना होगा। जमीनी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए एक बात समझनी होगी। एक लोकसभा में करीब 5 से 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां बूथ स्तर के करीबन 5,000 ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है जो जमीन स्तर पर जाकर मतदाताओं को प्रभावित कर सके। एक और बात यह समझने वाली है कि विधानसभा में अपेक्षाकृत ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ जाता है, संसदीय क्षेत्र बन जाता है, तो वहां अपेक्षाकृत उतनी मेहनत नहीं लगती जैसे क्लास के मॉनिटर के चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत और मशक्कत लगती है। विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन रणनीति अलग होगी, मुद्दे अलग होंगे। मोदी गारंटी और मोदी का चेहरा एक बार फिर कितना काम करेगा, इसे हम समझेंगे बारीकी से, साथ ही गहराई से समझेंगे उन मुद्दों को जिनका सीधा सरोकार है आपसे, आपका जनजीवन उससे कितना प्रभावित होता है। क्योंकि साफ सुथरी राजनीति के हम पक्षधर हैं। सुचिता राजनीति में होनी चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, वरना हमेशा की तरह गलत लोगों का कब्जा हो जाएगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।